आज की क्लास में हम अपने जो एयरफोर्स के एक्स ग्रुप नेवी एसएसआर की सीरीज चला रखी थी, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के टॉपिक के प्रीवियस ईयर के 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की स्टडी करेंगे और इनके पीछे जो बेसिक कंसेप्ट लग रहा है उनकी भी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके पास में, इन ए रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल। कांस्टेंट पोटेंशियल के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको याद होगा, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में ये रिलेशन निकाला था, dv अपॉन में dr, माइनस साथ में आया था। माइनस तो बस ये दिखा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी डिक्रीजिंग पोटेंशियल के उधर, ठीक है। जिधर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा होगा तो उस डायरेक्शन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाओगे। तो अगर मैं पोटेंशियल को कांस्टेंट कर दूं यहाँ पे, तो आपको पता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो यानी पोटेंशियल कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे क्या हो जाएगा, जीरो। तो आप इसमें ऑप्शन बी से जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड रीड कीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड ए कंडक्टिंग स्फीयर। भाई आपको कंडक्टिंग स्फीयर दे दिया ये, है ना, और हमने पढ़ रखा है कंडक्टिंग स्फीयर में जो पोटेंशियल है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा इनसाइड, और उसकी वैल्यू वही रहेगी जो सरफेस के ऊपर होगी। तो पोटेंशियल जो सरफेस पे होगा वही वैल्यू स्फीयर के अंदर होगी, और स्फीयर के अंदर वैल्यू पोटेंशियल की हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो इसने कहा रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम सेंटर टू सरफेस, तो इसमें ऑप्शन सी से जाएंगे सेकंड क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, इट बिकम्स पॉसिबल टू डिफाइन पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड, इज ए नॉन कंजर्वेटिव, इज ए वेक्टर। हाँ, कंजर्वेटिव फील्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक कंजर्वेटिव फील्ड है क्योंकि फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव, क्योंकि वर्क डन कभी भी, अगर आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को मूव कराते हो ना, तो उसमें जो वर्क डन किया गया है वो चार्ज के पोजीशन, मतलब चार्ज किस दिशा से लेके गया है उससे फर्क नहीं पड़ता, बस इनिशियल फाइनल पोजीशन से फर्क पड़ता है। तो वर्क डन फोर्स में कंजर्वेटिव हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहां पे कंजर्वेटिव रहेगा, ठीक है। तो इसलिए थर्ड में आप ऑप्शन ए से जाओगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ को रीड करो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डू नॉट डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ जीरो पोटेंशियल और जीरो पोटेंशियल एनर्जी। इनमें से कौन सी क्वांटिटी जीरो पोटेंशियल और जीरो पोटेंशियल एनर्जी पर डिपेंड नहीं करती। तो आपके पास ऑप्शन में है, एक सेकेंड भाई, ऑप्शन में है आपके पास में पोटेंशियल एट ए पॉइंट, बी है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, सी है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए टू चार्ज सिस्टम, और डी है नन ऑफ दीज। तो हम बी से जाएंगे इसमें, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। इसने कहा था इनमें से कौन सी क्वांटिटी डू नॉट डिपेंड ऑन द चॉइसेस ऑफ जीरो पोटेंशियल और जीरो पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट जो होता है वहां पे आप जीरो पोटेंशियल जीरो पोटेंशियल एनर्जी के मतलब उस पर डिपेंड नहीं करेगी क्वांटिटी, ठीक है। तो इसलिए आप ऑप्शन फोर्थ के बी से जाओगे। फिफ्थ क्वेश्चन को देखो, ए क्यूब ऑफ मेटल इज गिवन ए पॉजिटिव चार्ज क्यू फॉर दिस सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू है ना, ये ट्री नहीं है, ट्रू है। ये वो लिखने में जल्दबाजी में मिस्टेक हो गई होगी। तो ऑप्शन दिया हुआ है भाई, मेटल है पॉजिटिव चार्ज प्लस क्या होगा। मान लो ये एक मेटल है, क्यूब दे रखा है ना, तो क्यूब हम ऐसे बनाएंगे, ये मेटलिक शेप में है और इसके ऊपर टोटल चार्ज जो है वो प्लस का क्यू मौजूद है, ठीक है। फॉर दिस सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पहला कह रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ द क्यूब इज जीरो, बी कह रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद इन द क्यूब इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द क्यूब, डी कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज विद इन द क्यूब। सी से जाएंगे भाई, इनसाइड तो देखो पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, जीरो नहीं हो सकता, और जो पोटेंशियल इनसाइड है जो कांस्टेंट आ रहा है वो हमेशा सरफेस पे जो वैल्यू है उसके बराबर होगा। तो ऑप्शन ए और बी तो वैसे ही गलत हो गया था, और हमें ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कंडक्टर के सरफेस पे परपेंडिकुलर होती है, ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। इसलिए आप फिफ्थ में ऑप्शन सी से जाएंगे। देखो, आपसे कोई पूछ भी लेना इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर की होती है तो उसके पीछे कारण ही है। देखो, मान लो ये कंडक्टर है, आप बाजार से कंडक्टर खरीद के लेके आए हो, आपने सप्लाई पे कनेक्ट नहीं किया, तो इसमें अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिखा दूं, परपेंडिकुलर ना दिखाऊं, तो ये थीटा एंगल बना रहा है सरफेस पे। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट हो गए, एक कंपोनेंट हो गया ई कोस थीटा, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ गया ई साइन थीटा। तो क्या होगा, ई कोस थीटा रेस्पॉन्सिबल होगा इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है उनको मोशन में लाने के लिए। ऐसा हो सकता है कि कंडक्टर को आप सप्लाई में कनेक्ट ना करो, उसमें से करंट फ्लो होना शुरू हो जाए, नहीं हो सकता ना।
इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कंडक्टर के सरफेस पे परपेंडिकुलर ही रहेगा, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 में आपसे कहा है ए यूनिट चार्ज मूव्स ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी देन। अरे इक्विपोटेंशियल सरफेस वही तो होता है जिसपे सारे के सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे। तो जब सेम पोटेंशियल पे होगा तो कोई भी 2 पॉइंट ले लो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, उनका डिफरेंस हमेशा 0 ही आएगा, आपको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन बी से जाओगे सीधा सीधा। क्वेश्चन नंबर 7 रीड करो, टू ऑब्टेन 3 माइक्रोफेराड कैपेसिटेंस फ्रॉम द 3 कैपेसिटर्स 2 माइक्रोफेराड ईच दे विल बी अरेंज्ड। भाई 2 माइक्रोफेराड के 3 कैपेसिटर है आपके पास, ठीक है। एक है मान लीजिए ये 2 माइक्रोफेराड हो गया, फिर से है एक ये 2 माइक्रोफेराड हो गया, एक और कैपेसिटर है 2 माइक्रोफेराड का। आपको 3 माइक्रोफेराड बनाना है, तो आप ऐसे करो, देखो इन दोनों को तो सीरीज में रखो, ये दोनों को सीरीज में लगाओ ऐसे। भाई ये दोनों सीरीज में लगाए तो सीरीज में आपको पता है जो इक्विवेलेंट होगा वो दोनों की गुना भाग में दोनों का जोड़ होगा, तो ये 4/4 ये वैल्यू आ गई 1 माइक्रोफेराड। और ये जो 2 माइक्रोफेराड था इनके पैरेलल में लगा दो आप, ऐसे दोनों के पैरेलल में लगा दो, ठीक है। ये 2 माइक्रोफेराड है, यानी ऊपर वाले सीरीज से तो 1 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर आ गया और नीचे पैरेलल में 2 माइक्रोफेराड है, तो दोनों को आप जोड़ोगे तो 2 और 1 3 पैरेलल में कितना आ जाएगा, टोटल 3 माइक्रोफेराड आ जाएगा। यानी 2 को सीरीज में लगाओगे और तीसरे को उन दोनों के पैरेलल में, तो हम जाएंगे ऑल इन सीरीज नहीं, ऑल इन पैरेलल नो, 2 सीरीज एंड 3rd इन पैरेलल विद कॉम्बिनेशन, तो ऑप्शन सी से जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। चलिए आगे क्वेश्चन को रीड करो। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है देयर आर 2 मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ सेम रेडियाई बट वन इज सॉलिड एंड द अदर इज होलो देन। भाई एक मेटल ये है, एक मेटल स्फीयर ये है, भाई ये है सॉलिड और ये है होलो, मतलब खोखला है। तो ये कह रहा है कि दोनों की रेडियस सेम है, यानी सेम साइज के हो गए। सॉलिड स्फीयर कैन बी गिवन मोर चार्ज, होलो स्फीयर्स कैन बी गिवन मोर चार्ज, नहीं दोनों पे इक्वल चार्ज होगा। हम पढ़ते आ रहे हैं कंडक्टर के अंदर चार्ज हमेशा 0 होगा, नेट चार्ज 0 होगा हमेशा कंडक्टर के इनसाइड, और जो अगर एक्सेसिव चार्ज है तो हमेशा सरफेस पे लाई करेगा। यानी चार्ज हमेशा कंडक्टर के सरफेस पे होता है, अंदर नहीं होता, कंडक्टर के सरफेस से चलता है। अरे यही तो कारण है, आपके घर में जो वायर यूज कर रखे ना आपने कभी ना कभी तो उसके इंसुलेशन को हटाया होगा, उसमें देखा होगा ऐसे पतले पतले स्ट्रैंड है, बिल्कुल बाल जितने पतले हैं। आपने सोचा नहीं कभी कि यार ये पतले पतले कंडक्टर क्यों यूज कर रहे हैं, एक मोटा कंडक्टर क्यों यूज नहीं कर लिया? क्योंकि अभी हमने कहा ना चार्ज हमेशा सरफेस से जाना पसंद करता है, ना कि कंडक्टर के अंदर से। जब सरफेस पे जाना है तो फिर मोटी वायर लेने का क्या फायदा, आप अंदर के कॉपर को यूज ही नहीं कर पाओगे, उसकी कॉस्ट आप वैसे भी फालतू में खर्च कर रहे हो, समझ रहे हो ना। इसलिए कंडक्टर का हमेशा थिन वायर्स यानी हेयर लाइक स्ट्रैंड्स लिए जाते हैं, क्योंकि चार्ज हमेशा सरफेस से जाना पसंद करता है। तो 8th में ऑप्शन सी से जाओगे। 9th में देखो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ 12 वोल्ट इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड देन द नेगेटिव टर्मिनल विल बी। भाई देखो ऐसे है, ये बैटरी है, अगर आप नेगेटिव को ग्राउंड से कनेक्ट करते हो ना तो ये प्लस का 12 आता है, और अगर आप उल्टा कर दो है ना, आप पॉजिटिव प्लेट को ग्राउंड से कनेक्ट करा दो तो ये -12 पे आ जाएगा, नेगेटिव वाली प्लेट -12 पे चली जाएगी। यानी ऑप्शन डी से जाओगे क्वेश्चन नंबर 9th के अंदर आप। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट के क्वेश्चन आए हुए हैं आपके सारे, लेकिन दिक्कत ये रहती है कि आपको ऐसी क्लासेस मिल नहीं पा रही है जो एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल उसी चीज़ के ऊपर फोकस करवाए। आलतू फालतू की अनाप शनाप चीज़ें ज़्यादा कराई जाती है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ रामावत अकेडमी के द्वारा ये जो न्यूटन स्टडी की क्लासेज यूट्यूब पे चैनल पे चलाई जा रही हैं यही एग्जाम ओरिएंटेड है। आप अगर भरोसा नहीं तो आप हमेशा लगातार हमसे जुड़कर देखिए और आपके एग्जाम में क्या बेनिफिट मिलता है आप वो भी देखिएगा। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है जितना हो सके उतना इसको शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैन विदस्टैंड विदाउट ब्रेक डाउन इज कॉल्ड इट्स। उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डी है ना। भाई डाइलेक्ट्रिक क्या है, डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा इंसुलेटर है जिसमें से चार्ज का फ्लो नहीं होने देगा वो, लेकिन अगर उसके दोनों साइड में चार्ज रख दूं तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा सकते हैं, अट्रैक्शन या रिपल्सन लगा सकते हैं, लेकिन चार्ज का अपने अंदर से पास नहीं होने देंगे। डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर है तो आप उसमें लकड़ी, पानी टैप वाला नहीं है ना, प्योर पानी जिसमें आयंस नहीं हो। टैप वाले पानी में तो, बारिश वाले पानी में तो आयंस होते हैं इसलिए वो कंडक्टिव होगा। पेपर हो गया, रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब डाइलेक्ट्रिक मीडियम में आएंगे। आपकी लकड़ी भी हमने इसी में काउंट की है, ठीक है ना।
तो अगर उसमें से ब्रेक डाउन हो जाए, चार्ज का फ्लो ना हो जाए, तो उसकी ब्रेक डाउन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इज नेगेटिव व्हेन। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्ज नेगेटिव कब होगी? देखो, अगर मैं ये पॉजिटिव चार्ज रख रखा है, एक बड़ा कैपिटल क्या होगा, एक स्मॉल प्लस क्या हो, मैं लेके जा रहा हूं उधर, तो मुझे बाहर से वर्क डन कराना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे रिपल्सन फोर्स है, वर्क डन करवाना पड़ेगा, तो यहां पे पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी आएगी। लेकिन अगर मैं इसके पास में नेगेटिव चार्ज रख दूं ना, तो मुझे वर्क डन कराने की जरूरत ही नहीं है, वो पॉजिटिव चार्ज इसको अपने आप अपनी तरफ खींच लेगा, तो अपने आप वर्क डन हो रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। तो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज के लिए ऐसा होगा, बोथ द चार्ज आर पॉजिटिव, नहीं, वन चार्ज इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। ऑप्शन सी से जाएंगे इसमें हम, ठीक है, 11वें के ऑप्शन सी से जाएंगे। 12वें को देखो, इलेक्ट्रिक डायपोल इज कैप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इट एक्सपीरियंस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ऐसे होता है भाई, सेपरेशन इक्वल इक्वल नहीं होगी, कुछ ऐसे है, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये नॉन यूनिफॉर्म। अगर यूनिफॉर्म की बात करते हैं तो सेपरेशन सबके बीच में सेम होती, उसको आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो यूनिफॉर्म में आप डायपोल को रखोगे ना, तो सिर्फ और सिर्फ टॉर्क लगेगा। नॉन यूनिफॉर्म में डायपोल को रखोगे ना आप, तो उसमें टॉर्क भी लगेगा और फोर्स भी लगेगा, ट्रांसलेटरी फोर्स, यानी वो अपनी एक्सिस पे ऐसे गोल गोल घूमेगा भी और आगे भी बढ़ता चला जाएगा। तो फोर्स एंड टॉर्क दोनों लगेंगे, तो ऑप्शन ए से जाओगे क्वेश्चन नंबर 12 में आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखो, 13 में आपको बोला गया है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट P is placed normal to the lines of force of electric intensity E, then the work done in deflecting it through an angle of 180 degree is। देखो ऐसे है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो, ठीक है। इसमें आपको डायपोल रखा गया है और डायपोल की डायरेक्शन दिए नॉर्मल टू द लाइन, तो भाई ये माइनस क्या होगा और ये वाला प्लस क्या होगा, ठीक है। ये है मेरा डायपोल, डायपोल मोमेंट माइनस से प्लस क्या हो, P हो गया, ठीक है। तो इसमें वर्क डन के लिए जो टोटल वर्क डन होता था, उसकी पोटेंशियल एनर्जी का हमने फॉर्मूला निकाला था, है ना। टोटल वर्क डन की पोटेंशियल एनर्जी ये थी आपकी PE cos θ1 माइनस cos θ2। तो पहले से नॉर्मल है, तो θ1 तो रखोगे आप बेटा 90 डिग्री, और θ2 कितने से रोटेट कराया है, 180 डिग्री से, तो 90 में 180 जोड़ोगे तो यानी 270 डिग्री से रोटेट हो गया। तो ये बन जाएगा आपका भाई प्लस का PE cos 90 माइनस का cos 270, ठीक है, 270। cos 90 तो जीरो हो गया, तो PE cos 270 होगा आपका, वो भी जीरो हो जाएगा, है ना। तो ये पूरी वैल्यू जीरो बन गई, यानी पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन हमेशा जीरो के बराबर होगी इस केस में। तो 13 में आप ऑप्शन डी से जाओगे। अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल था, इसलिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखो बेटा, ऑन डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इट्स कैपेसिटेंस। भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर में एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D होता है। अगर आप सेपरेशन घटा दोगे ना, तो कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हमने कहा इंक्रीज, यानी डिस्टेंस इंक्रीज डिक्रीज करने से प्लेट के बीच की डिस्टेंस को अगर आप डिक्रीज कराओगे तो कैपेसिटेंस हमेशा बढ़ेगा। 15th में आओ, एनर्जी इज स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ, हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। भाई याद रखना है, कैपेसिटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है, और इंडक्टर आप आगे पढ़ोगे, इंडक्टर में हमेशा मैग्नेटिक की फॉर्म एनर्जी होती है। तो कैपेसिटर क्या करता है, अपने अंदर जो एनर्जी स्टोर करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में होती है, मतलब बैटरी से जो सप्लाई आ गई उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में अपने अंदर स्टोर कर लेगा, और जब मतलब पॉजिटिव साइकिल में तो अपने आप को स्टोर करेगा यानी चार्ज करेगा, नेगेटिव साइकिल में अपने आप को डिस्चार्ज करेगा, ठीक है। तो आपने देखा कैपेसिटर आपके कहाँ का लगता है, आपके घर में मोटर में लगा हुआ है, पानी वाली पंप की मोटर है, फैन में लगा हुआ है, सीलिंग फैन में, कूलर में लगा हुआ है। तो कैपेसिटर क्या करता है, अपने अंदर चार्ज को स्टोर करता है और उसको करंट की फॉर्म में, मतलब ताकि मोटर एकदम से स्टार्टिंग जो करंट लेती है ना बहुत ज़्यादा लेती है। अगर कैपेसिटर नहीं होगा ना तो मोटर जितना ज़्यादा करंट ले लेगी कि हो सकता है कि वो बर्नआउट हो जाए, आपके घर की सारी सर्किट की वायर में आग लग जाए, इतना ज़्यादा करंट ले सकती है मोटर स्टार्टिंग में। इसलिए कैपेसिटर लगाया जाता है ताकि कैपेसिटर एनर्जी स्टोर कर ले, और जब मोटर हाई करंट ड्रा करे
तो अपनी तरफ से करंट उसको डोनेट कर दे। तो करंट प्रोटेक्शन के लिए भी एक काम की तरह कैपेसिटर यूज किया करते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ बेटा, आप रीड करो, मैं एक बार पेज को अप कर लेता हूं। 16 में कहा है, इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विच इज कनेक्टेड टू ए बैटरी वी विल फिल डाइलेक्ट्रिक इन होल स्पेस ऑफ इट्स प्लेट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस। देखो ये अच्छा कंसेप्ट है इसमें। देखो बेटा भाई ये कैपेसिटर है आपका, ठीक है, इसके बीच में आपने पूरा डाइलेक्ट्रिक आपने प्लेस कर दिया। तो डाइलेक्ट्रिक रखने की वजह से भाई आपने पढ़ रखा है क्यू बराबर में सी वी होता है और सी होता है क्यू अपॉन में वी, ठीक है। और कैपेसिटर था आपका एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी, डाइलेक्ट्रिक के लिए के से मल्टीप्लाई और हो जाता है। तो अगर के डाइलेक्ट्रिक आ गया तो कैपेसिटेंस तो इंक्रीज हो गया भाई, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया तो चार्ज भी इंक्रीज हो गया, लेकिन पोटेंशियल क्या हो गया, डिक्रीज। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, चार्ज बढ़ जाएगा, पोटेंशियल घट जाएगा। तो देखो ऑप्शन में कुछ ऐसा है क्या, उसने कहा कौन कौन सा इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज में क्या क्या था बेटा आपका, सी और क्यू दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। तो देखो है क्या यहाँ पे, हाँ क्यू एंड सी, ऑप्शन डी से जाएंगे इसमें हम, ठीक है ना। तो 16 का ऑप्शन डी। इतने बेसिक और सिंपल वे में आपको कोई नहीं कराएगा। कराने को मैं बहुत लंबे मेथड से भी करा सकता हूं, लेकिन प्रैक्टिस आपको ऐसे करनी कि एग्जाम ओरिएंटेड, आपके एग्जाम में बहुत कम समय में आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते हैं और वहां पे मिस्टेक ना हो, उसके हिसाब से हम यहाँ पे प्रोसीड कराने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को। 17 में देखो, एक कैपेसिटर वर्क्स इन एसी सर्किट डीसी सर्किट बोथ ए बी एंड डी। एसी सर्किट, अरे सिंपल सी बात है, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है इसमें। आपके घरों में कैपेसिटर लगा हुआ है, फैन में, मोटर में, कूलर में, और घर में एसी सप्लाई आ रही है ना कि डीसी, तो कैपेसिटर हमेशा एसी पे वर्क करता है, ठीक है। इसलिए 17 में आप ऑप्शन ए से जाओगे। 18 पे देखो, 18 में आपसे कह रहा है ए सीट ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस, ध्यान देना, नेग्लिजिबल थिकनेस इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर, द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। ये ध्यान रखना, इंक्रीज नहीं होगा, डाइलेक्ट्रिक तो नहीं है यहाँ पे, कंडक्टर है, कंडक्टर रखने से भी कैपेसिटेंस बढ़ सकता है, लेकिन थिकनेस होनी चाहिए, थिकनेस नहीं है, थिकनेस नेग्लिजिबल थिकनेस बोली है, ठीक है। इसलिए कैपेसिटर के कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 18 में आप ऑप्शन बी से जाओगे। इस तरह के क्वेश्चन इतनी बार रिपीट किए गए हैं क्योंकि बच्चा एकदम से पढ़ेगा डाइलेक्ट्रिक है या कंडक्टर है, कैपेसिटर के बीच में रखा है तो टिक कर दो इंक्रीज, इंक्रीज नहीं, डिक्रीज भी नहीं, रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है, क्योंकि नेग्लिजिबल थिकनेस है यहाँ पे। तो 19 देखो अब अपना अगला क्वेश्चन, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको पता है डीवी अपॉन में डी आर से दिखाते हैं इसका हम, ठीक है। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। पोटेंशियल अकेला स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल ग्रेडियंट हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखना है आपको। At which the dielectric of a condenser just gets punctured is called dielectric constant, dielectric strength, dielectric resistance, dielectric number नहीं, dielectric strength आपने अभी तो पढ़ा था। dielectric मतलब एक इंसुलेटर बिहेवियर है ना। तो जैसे आपने देखा होगा बारिश के मौसम में या सर्दियों के मौसम में आपने किसी पोल के वायर के नीचे या ट्रांसफार्मर के पास में लाइटनिंग स्पार्किंग ब्लू कलर की देखी होगी, उसको कोरोना लॉस बोलते हैं हम, स्पार्किंग होती रहती है। उसमें क्या होता है, कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज इकट्ठा हो जाता है और उसके आसपास की एयर आयनाइज हो जाती है। तो एयर एक तरह से इंसुलेटर है, डाइलेक्ट्रिक का काम करती है, लेकिन एयर आयनाइज हो गई ना तो चार्ज उसमें से लीक होना शुरू हो जाता है, यानी एयर अब कंडक्टर की तरह काम कर रही है। तो एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी है, उसको बोलते हैं पंक्चर्ड, इसलिए आपको स्पार्किंग नजर आती है हवा में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 पे आओ बेटा। 20 में कहा है ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर इज इमर्स्ड इन एन ऑयल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टू द फील्ड बिटवीन द प्लेट इज। तो उसके बीच में फील्ड क्या होगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये कह रहा है। तो देखो कैपेसिटेंस की अगर आप बात करो तो ये एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी, डाइलेक्ट्रिक के लिए के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। पैरेलल प्लेट कंडेंसर है, ऑयल में डुबो के रखा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, तो फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज, देखो फील्ड प्लेट के बीच में सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होगी, ठीक है ना। तो कैपेसिटेंस चार्ज बढ़ेगा तो सिग्मा चार्ज डेंसिटी क्या अपॉन में ए होती है, चार्ज बढ़ा तो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ा।
2 के प्रोपोर्शनल में ही बढ़ेगा, तो इंक्रीज हो जाएगा इन प्रोपोर्शनल ऑफ 2। तो ऑप्शन ए से जाएंगे इसमें हम, ठीक है, 20th में ऑप्शन ए से जाओगे। फिर आओ भाई 21वें क्वेश्चन पे। 21वें क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ए कंडक्टर कैरीज ए सर्टेन चार्ज व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज कंडक्टर ऑफ फाइनाइट कैपेसिटी देन द एनर्जी ऑफ द कॉम्बिनेशन सिस्टम इज। देखो एक ये कंडक्टर है मान लो, इसके ऊपर कुछ चार्ज मौजूद है और दूसरा एक कंडक्टर है अनचार्ज, तो आपको चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर करवाना है। तो ध्यान रखना है हीटिंग इफेक्ट की वजह से है ना लॉस हो जाएगा चार्ज का, तो जो टोटल एनर्जी है ना वो घट जाएगी बेटा यहाँ पे। तो आप यहाँ पे लिखोगे लेस देन दैट ऑफ द फर्स्ट कंडक्टर, ऑप्शन बी से जाओगे। ज़्यादातर बच्चे या टीचर कहेंगे कि चार्ज ट्रांसफर करने से लॉस नहीं होगा। अरे भाई लॉस होगा यार, क्यों नहीं होगा, हीटिंग इफेक्ट तो आएगा ना वहाँ पे, हीटिंग इफेक्ट आएगा तो चार्ज का लॉस हुआ, चार्ज का लॉस हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी का भी लॉस हुआ, इसलिए टोटल एनर्जी कॉम्बिनेशन की हमेशा डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट ट्रांसफर होने की वजह से ऐसा प्रैक्टिकली है, हमने तो बस पता किया है, ठीक है, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करा रहे इसमें। तो 22वां क्वेश्चन देखो, कैपेसिटर्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट वेयर अप्लाई कैंसिस नीड मोर। अरे करंट, अभी तो बताया था मैंने, करंट ज़्यादा चाहिए होता है सर्किट को, अगर आप कैपेसिटर नहीं लगाओगे तो स्टार्टिंग में करंट बहुत ज़्यादा मतलब खींचेगी सर्किट से, इतना ज़्यादा करंट खींचेगी कि वायर ही एकदम से हीट हो जाएगी, हीट हो जाएगी तो इंसुलेशन बर्न हो जाएगा, इंसुलेशन बर्न होगा तो पूरे घर में आग लग सकती है, उसके बाद आपको पता ही है क्या हो सकता है ना, इसलिए हमेशा बी यानी करंट के रेस्पेक्ट में चलेंगे हम। 23rd देखो, वर्क डन इन प्लेसिंग ए चार्ज ऑफ कूलम ऑन ए कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी सो माइक्रोफेराड। आपको चार्ज दे दिया और सी दे दिया इसमें, ठीक है, तो भाई आपको चार्ज तो गिवन है बेटा, ये है 8 गुना 10 की पावर माइनस 18, 8 गुना 10 की पावर माइनस 18 कूलम। कैपेसिटेंस है आपके पास में 100 माइक्रोफेराड, तो वर्क डन पूछा है 100 माइक्रोफेराड। वर्क डन मतलब एक तरह से एनर्जी स्टोर की बात चल रही है, तो आपने पढ़ रखा है ये 1/2 CV स्क्वायर होता है, V है नहीं आपके पास में ना, तो क्या हो बराबर में CV होता है, तो V की वैल्यू क्या आएगी, क्या हो बाई C, पुट कराओ, तो हाफ C, V की जगह पे क्या हो स्क्वायर भी चल रहा है, तो C से C काटोगे तो हाफ क्या हो स्क्वायर अपॉन में C आ जाएगा, तो सोल्व करेंगे हाफ क्या हो का स्क्वायर यानी 8 गुना 8 और 10 की पावर माइनस 18 दूनी 36 हो गया। C है 100 माइक्रोफेराड, तो नीचे 100 माइक्रो में 10 की पावर माइनस 6। सोल्व करो बेस कैलकुलेशन को, तो देखो ऐसे करेंगे, ये तो बन गया 10 की पावर 4, वो भी माइनस का, इसको ऊपर लेके जाओगे तो प्लस का, ये काट देगा इसको 4 पे, ये गुना हो गई तो 32, 10 की पावर माइनस 36, 10 की पावर 4 ऊपर गया, 32 गुना 10 की पावर माइनस 32, ठीक है। आपको डेसिमल में लिखना है, यहाँ पे डेसिमल लगाओगे तो एक गुना भी करना पड़ेगा, तो 3.2 गुना 10 की पावर माइनस 31, ठीक है, तो 3.2 गुना 10 की पावर माइनस 31, 3.2 अच्छा 32 के रेस्पेक्ट में है, तो आप ऑप्शन सी से जाओगे इसमें, ठीक है ना, 32 गुना 10 की पावर माइनस 32, 32 गुना 10 की पावर माइनस 32, एनर्जी वर्क डन जूल के अंदर चलेगा आपका। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अब क्वेश्चन काफ़ी आसान और सिंपल आते हैं, बस थोड़ा सा कंसेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। 24th में देखो, 24th आसान है और थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन है। इज ए मशीन दैट कैन बिल्ड अप हाई वोल्टेज ऑफ द ऑर्डर ऑफ ए few million volts हेयर एक्सिस वेन डिग्राफ जनरेटर। वेन डिग्राफ जनरेटर एक ऐसा जनरेटर है जो हाई वोल्टेज जनरेट करता है और उस वोल्टेज को हम यूज़ करते हैं चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराने के लिए। चार्ज पार्टिकल याद रखना, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल है, ऐसे चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराने के लिए हम हाई वोल्टेज जनरेट करते हैं वेन डिग्राफ जनरेटर के द्वारा। और वेन डिग्राफ जनरेटर दो बेसिक प्रिंसिपल पे काम करता है, एक तो क्या ये हाई वोल्टेज जनरेट करेगा, ठीक है, दूसरा क्या होता है इसमें एक ऐसे ऊपर क्यूब होता है, सॉरी स्फीयर होता है, तो आप स्फीयर को कितना भी चार्ज दे दो, कितना भी चार्ज दे दो, ये हमेशा चार्ज को ले लेगा, अपने पास ले लेगा, अपने पास रखेगा, ठीक है, कितना भी चार्ज दे दो, ये पहले से मान लो 100 वोल्ट पे है, अब 6 वोल्ट और देना चाह रहे हो, ये ले लेगा, अपने पास ले लेगा ये, ठीक है, इसके मतलब इसकी भूख ऐसी तो कभी नहीं मिट सकती। तो ये दो प्रिंसिपल ध्यान रखना है इसके। 25वां देखो, इन केस ऑफ वेन डिग्राफ जनरेटर द ब्रेकडाउन फील्ड ऑफ एयर इज, ये याद रखना है बेटा आपको, 2 गुना 10 की पावर
3 गुना 10 की पावर 6। ठीक है, एक बार मैंने देखा ऐसे पता नहीं 2024 में 3 गुना 10 की पावर 6 की जगह पे 3 गुना 10 की पावर 8 वोल्ट पर मीटर भी था। तो ये भी याद रखना है, 3 गुना 10 की पावर 8 भी हो सकती है, 3 गुना 10 की पावर 6 भी हो सकती है। ठीक है, दोनों ही सही है। 26वां देखो, वेन डिग्राफ जनरेटर इज यूज टू, अभी बताया हमने हाई वोल्टेज जनरेट करने के लिए, तो बिल्ड अप हाई वोल्टेज ऑफ 5 मिलियन वोल्ट्स, तो ऑप्शन बी से जाओगे इसमें। ठीक है, 26 का ऑप्शन बी। 27 पे आ जाओ बेटा, 27 रीड करेंगे। 27 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू अबाउट प्रिंसिपल ऑफ वेन डिग्राफ जनरेटर, अभी तो बताया था। तो एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट, हाँ ये शार्प पॉइंट वाला कंसेप्ट यूज होता है इसमें, क्योंकि शार्प पॉइंट होगा तभी चार्ज का लीकेज होगा। बी में कह रहे हैं चार्ज गिवन टू ए होलो कंडक्टर इज ट्रांसफर टू अदर सरफेस इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, हाँ ये भी होता है, इसलिए सी तो है नहीं, अनचार्ज की बात ही नहीं थी हमारी, कोई चार्ज पार्टिकल की थी, इसलिए ऑप्शन डी से जाओगे। तो करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ए और बी दोनों सही थे आपके। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22 पे आओ। अच्छा क्वेश्चन है और बेसिक फंडामेंटल का यूज किया गया है यहाँ पे। देखो आपसे कहा है 28वें क्वेश्चन में, व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट ऑफ वन ऑफ द टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, ए और बी दो कैपेसिटर है, बी में इंसुलेटर यानी डाइलेक्ट्रिक रखा है, ये डाइलेक्ट्रिक है आपका। देन मैच द फॉलोइंग, तो आपको चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज ये पता करना है। देखो याद रखना है बेटा, जब भी आप डाइलेक्ट्रिक यानी के इंसर्ट करते हो ना आप, तो अभी हमने पढ़ा था कैपेसिटेंस भी बढ़ जाएगा और चार्ज भी बढ़ जाएगा, लेकिन पोटेंशियल घट जाएगा। ठीक है, तो बी के लिए हम देखेंगे, बी के लिए ढूंढो पहले, बी के लिए ये दो है, तो ये कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो हमेशा घटेगा, तो बी का तो हो जाएगा डिक्रीज, चार्ज ऑन बी इंक्रीज हो जाएगा, तो ये हो गया इंक्रीज। अब आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन देखो एक बार, सी का 1 है क्या, सॉरी सी का 2 है क्या, सी का 2 तो अरे भाई सब में दे रखा है। बी का 1 है क्या, बी का 1, सी का 2, बी का 1, सी का 2, बी का 1, सी का 2, बी का 1, चार्ज ऑन बी क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था। ठीक है ना, तो इसमें ऐसा कुछ ये मैच कर रहा है, एक ये मैच कर रहा है C2B1, और कोई मैच नहीं कर रहा। ठीक है ना, बाकी चलो और देखते हैं। चार्ज ऑन ए के ऊपर देखो, ए में तो भाई कुछ रखा ही नहीं ना आपने, है ना, आपने कोई डाइलेक्ट्रिक रखा ही नहीं है, तो इसका चार्ज अगर बढ़ेगा तो इसका चार्ज सिंपल सी बात है घटेगा, तो ए का घटेगा, तो ए का कुछ ऐसा है नहीं, ए का 2 डिक्रीज हो नहीं सकता, तो बी का डिक्रीज होगा तो वो घटेगा। एक सेकंड रुकना बेटा, कैपेसिटेंस है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी, और ये की के है, कैपेसिटेंस बढ़ा तो क्या वो बराबर में सी वी होता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे सीरीज के हिसाब से, तो सीरीज में चार्ज सेम होता है, कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो चार्ज को घटना पड़ेगा सीरीज के हिसाब से। तो देखो इसमें ये ध्यान रखना है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी तो इंक्रीज होगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, एक सेकेंड रुकना, अभी देखो, अब देखो इसको अच्छे से, पोटेंशियल डिफरेंस बी का डिक्रीज हो जाएगा, बी का तो बनेगा 2, चार्ज ऑन बी ये भी डिक्रीज हो जाएगा बेटा। ठीक है, क्योंकि सीरीज कनेक्शन है यहाँ पे, पैरेलल नहीं है बेटा, और बी का चार्ज घटेगा तो चार्ज ए का सिंपल सा है इंक्रीज हो जाएगा, तो A1, सी का 2 और डी का भी 2। ठीक है, सी का 2 और डी का चार्ज ऑन बी, कन्फ्यूजन सी हो रही है यार, चार्ज कैपेसिटेंस बढ़ेगा, हाँ अरे सॉरी भाई, देखो ये कैपेसिटेंस बढ़ रहा है तो पोटेंशियल घट गया था ना, चार्ज कांस्टेंट रहेगा बेटा आपका, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, सॉरी यार, सॉरी, छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है कभी कभी जल्दबाजी में। पोटेंशियल डिफरेंस तो घटेगा, चार्ज हमेशा क्या रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। अब देखो ए का 1, सी का 2, ठीक है, और डी का 3, तो ए का 1, सी का 2, डी का 3, ऑप्शन डी मैच कर रहा है बेसिस में, तो आप ऑप्शन डी से जाओगे इसमें। ठीक है ना, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। क्लियर है ये चीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। 29 में देखो कहा है, इन ए गिवन सर्किट बोथ कैपेसिटर्स आर इनिशियली अनचार्ज, पहले कोई भी चार्ज नहीं है दोनों कैपेसिटर पे, तो आपसे कह रहा है पोटेंशियल बताओ ए और बी पे दिए है, तो कॉलम 1 से कॉलम बी में अरेंज कराना है, तो सब में देखो वर्क डन की बात चल रही है, वर्क डन और चार्ज की बात चल रही है, तो वर्क डन निकालते हैं पहले हम। देखो याद करो, पावर होता है V गुना में I।
ठीक है। पावर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, है ना। चार्ज होता है डी क्यू बाई में डी टी, डी टी से डी टी कैंसिल, तो वर्क डन आ गया ये, दोनों तरफ इंटीग्रेट करा दो तो डब्ल्यू वर्क डन आ गया, वी पोटेंशियल कांस्टेंट है, ये टोटल चार्ज आ जाएगा क्यू। अब क्यू बराबर में सी वी होता है बेटा, तो ये रखोगे तो ये बन जाएगा सी वी स्क्वेयर, तो वर्क डन आएगा डब्ल्यू बराबर में सी वी स्क्वेयर। तो चलो वैल्यू पुट कराते हैं, मैं यहाँ लिख लेता हूँ फॉर्मूला, डब्ल्यू आ गया सी वी स्क्वेयर। तो ऑन क्लोजिंग स्विच S1, स्विच S1 को क्लोज करा दो विद S2 ओपन, ये ओपन रखना है, तो ओपन रखोगे तो बस यही कनेक्ट होगा। अब तो इसके लिए कैपेसिटेंस C1 कितना था 2, और C1 के अक्रॉस में पोटेंशियल 2 वोल्ट का था, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 जूल आ गया। तो भाई इसका तो आएगा थर्ड, ठीक है। बी में देखो S1 ओपन है, अब मैं फिर से एक बार मिटा लेता हूँ ताकि समझ में आता रहेगा आपको। S1 ओपन है, इसको क्लोज नहीं कराया बेटा आपने, S2 को क्लोज करा दिया, तो अब वर्क डन बाय बैटरी बी, इसके द्वारा वर्क डन पूछा है, तो इसको क्लोज कराया तो दोनों सीरीज में हो गए, तो इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा सीरीज में, 2 गुना 4 बटे में 4 और 2 6, 8 बटे में 6, यानी 4 बटे 3 आ गया भाई। तो वर्क डन निकाल दो, कैपेसिटेंस तो आ गया 4 बटे 3, बी का पोटेंशियल कितना था 4, तो 4 का स्क्वायर करोगे 16, तो 16 चौको 64 बटे में 3 जूल, तो बी का आएगा ऑप्शन 1। सी पे देखो चार्ज ऑन कैपेसिटर C2, तो फिर से एक बार मिटा लेते हैं ताकि समझ में आए आपको, है ना, क्योंकि स्विच के हिसाब से आपको कंसेप्ट देना है, तो मैं उसी के हिसाब से आपको थोड़ा सा स्टडी कराने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, इसमें क्या है, चार्ज ऑन कैपेसिटर C2 पे चार्ज बताना है इस पे, कब S1 ओपन हो और S2 क्लोज हो, तो S2 क्लोज करा दिया, S1 ओपन, तो फिर से सीरीज में आए, सीरीज में कितना आया था अभी इसका 4 बटे 3 आया था टोटल कैपेसिटेंस, तो चार्ज निकालना है, तो चार्ज अभी तो पढ़ा था हमने क्या बराबर में सी वी, तो सी आ गया 4 बटे 3, बी का पोटेंशियल कितना था, बी का था 4, तो 16 बटे 3 आ जाएगा, 16 बटे 3, तो सी हो जाएगा 4 से, तो ये तो अपने आप किससे मैच हो गया, फिर ये थर्ड से। चार्ज C1 पे पूछा है व्हेन बोथ क्लोज, दोनों क्लोज कराओगे तो फिर आपको इसकी स्टडी नहीं करनी, बस इसकी स्टडी करनी है। तो इसमें C1 कितना है 2 है, स्विच एस पे कितना था 2, तो 2 दूनी 4, यानी फिर ये आपका जो बचा D वो 4 से मैच होता, इससे नहीं, एक सेकेंड यार ये मिस्टेक हो गई थी, ये 4 से मैच होगा फिर, ठीक है ना, हो गए ना अब सारे ऑप्शन मैच। यानी मैं लिख रहा हूँ ए का तो मैच हो गया 3 से, बी का मैच हो गया 1 से, सी का मैच हो गया 4 से, और डी का मैच हो गया 2 से, तो ये आंसर बन जाता है इसमें, ठीक है। ऑप्शन लिखा नहीं हमने क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो हमें तो बस ऑप्शन मैच करवाने थे, इसलिए ऐसा हमने यहीं पे नोट किया। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 बट वी इज नॉट एट एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का पॉइंट है, अरे एक्स एक्सिस का पॉइंट है तो भाई देखो डाइपोल यहाँ पे रखा है, इसमें एक्स एक्सिस पे, इसमें एक्स एक्सिस पे रखा है, तो वाई पे आता, तो ऑप्शन ए भी तो वैसे कैंसिल हो गया, पढ़ना ही नहीं है। ऑप्शन सी और डी में जाओ, अब ये प्लस का है ये माइनस का है, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चलेगा, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा, तो ये भी नहीं है। हाँ इसमें हो सकता है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा, तो यहाँ ओरिजिन पे 0 हो जाएंगे एक दूसरे को कैंसिल करके, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया इसमें, ठीक है ना, डाइपोल का कंसेप्ट था इसमें। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रहे ना स्पेशल बेटा, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बोल दीजिएगा सर क्वेश्चन नंबर इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दो, तो हम एक बार इसको एक्सप्लेन कर देंगे। 31वां देखो, फिगर बिलो शोज ए होलो कंडक्टिंग बॉडी प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, विच ऑफ द क्वांटिटीज आर 0 इनसाइड द बॉडी, बॉडी के इनसाइड में क्या 0 होगी, अरे भाई अंदर तो चार्ज मौजूद ही नहीं होता, नेट चार्ज तो क्या है 0, तो चार्ज डेंसिटी तो होगी, चार्ज डेंसिटी बी सी और डी तीनों में है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है, लेकिन पोटेंशियल हमेशा क्या होता है कांस्टेंट, तो ई और क्या 0 होगा इसमें, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज डेंसिटी ऑप्शन बी से जाएंगे, क्योंकि अंदर तो हमेशा पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाओ भाई। 32 में देखो आपसे क्या कहा है, इसमें कहा है चार्ज आर प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेज ऑफ ए स्क्वायर एज शोन E and V are electric field at potential center. If charge on A and B are interchanged with those on D and C, then देखो अगर आप यहाँ से बात करोगे ना तो आप ऐसे निकालो भाई, ये तो डायगनल है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाता है,
ठीक है, तो मैं ऐसे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लेके आ रहा हूँ और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लेके आ रहा हूँ। ठीक है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का इधर आता है ऐसे। अगर आप बदल दोगे ना चार्ज की पोजीशन, इसका मतलब नीचे प्लस क्या हुआ आगे, ऊपर माइनस क्या हुआ आगे। तो ये तो ऐसे है, ये ऐसे है, इस प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा। अब हो गया, इस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा, तो रिजल्टेंट दोनों का पैरेलल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ऊपर आ जाएगा। तो दोनों में अपोजिट हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पलटेगी, पोटेंशियल सेम रहेगा क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो ई चेंज इज वी अनचेंज्ड, ऑप्शन ए से जाएंगे हम। ठीक है, ई की डायरेक्शन चेंज हो गई, वी तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, उसको चार्ज की पोजीशन से मतलब नहीं है, वो तो नेट चार्ज की लोकेशन के हिसाब से चलता है। 33वां देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेसेज आर शोन इन फिगर देन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ विल बी। इक्विपोटेंट, अरे भाई मैंने आपसे कहा था कोई भी इक्विपोटेंट सरफेस है ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसके ऊपर परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कहा था माइनस का डी अपॉन में डी आर, जिधर पोटेंशियल घटेगा घटेगा ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो देखो इधर तो पोटेंशियल बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, तो आप इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दो। मान लो इस सरफेस की बात कर रहे हो तो ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, ऐसे हो गया। एक सेकंड में दोबारा बनाता हूँ भाई, परपेंडिकुलर आप इस पे ऐसे दिखाओगे तो ये है 90, 90 और 30 कितना हो गया टोटल, थीटा बन गया इसके लिए 120 बन गया। तो 120 का एंगल ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, सी और डी में है। तो ये कह रहा है 50 वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर यानी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी बतानी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पर मीटर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई बराबर में वी अपॉन में आर यानी डी। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो बेटा पहले, इन दोनों का लो आप। तो 10 माइनस बी फाइनल माइनस इनिशियल 10 और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ विल बी। तो ई है, आर कितना है देखो ये सेंटीमीटर में चल रहा है तो 20 माइनस 10, 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 10 की पावर माइनस 2। तो ऊपर तो आया 10, नीचे भी ये 10 है, ऊपर ही चला जाएगा 100। ठीक, और नीचे आर भी तो चल रहा था बेटा, आर भी निकाल लोगे। आर वेक्टर के हिसाब से देखोगे तो ये बन जाएगा 100 और दोनों के बीच के हिसाब से आप कोस 120 डिग्री भी लोगे क्योंकि आर वेक्टर है तो कोस 120 होगा 1/2, तो 1/2 पर जाएगा तो ये 200 वोल्ट पर मीटर बन जाएगा। तो आप ऑप्शन सी से जाओगे इसमें क्योंकि कोस 120 भी लेना पड़ेगा ना आर के लिए, क्योंकि थीटा चल रहा है 120 डिग्री यहाँ पे। तो आप ऑप्शन सी से जाओगे इस केस में। ठीक है, अगर कन्फ्यूजन हो तो बता देना, एक बार फिर से रिपीट करा देंगे हम। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, बस 2 क्वेश्चन है लास्ट, इसके बाद क्लास को बंद कर देंगे हम। 34 देखो, चार्ज Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट एज शोन इन फिगर। भाई ये चार्ज Q1 है और ये Q2 है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है। ए थर्ड चार्ज Q3 इज मूव्ड अलोंग द आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर। ये Q3 ये इसके अलोंग में मूव कराया गया है यहाँ पे। द चार्ज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, तो चार्ज पोटेंशियल एनर्जी के बीच में ये है वेयर के की वैल्यू निकालनी है। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी है ना, तो आप क्या करो भाई, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो माइनस में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं भाई इसकी। ठीक है, तो देखो भाई पोजीशन लेते हैं हम, ये पहला चार्ज Q1 Q2 और Q3 यहाँ ले लिया, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे हम। ठीक, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 30 और इनके बीच में है कुछ था ऐसा नहीं है, तो ऐसे करो 30 है 40 है और उसको रेडियस मानोगे तो अगर मैं ये कहूँ ये 40 ये 30 तो ये वैल्यू बन जाएगी 5। तो इसमें हम चलेंगे फिर, हाँ तो ये डिस्टेंस बन गई आपकी, ये 30 था तो ये पूरा 40, तो ये पूरी 40 होनी थी तो ये बन जाएगी 40 माइनस 30 यानी 10 सेंटीमीटर ये बन जाएगी। तो ये बन गई यहाँ से यहाँ 10 सेंटीमीटर। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं तो इसके लिए आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 Q2 का प्रोडक्ट ले लो, उनके बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है तो मीटर में बदल रहा हूँ मैं 0.30। फिर Q1 Q3 के साथ में इनके बीच की दूरी 0.40 यानी 0.40 बन गई। फिर Q2 Q3
इनके बीच की डिस्टेंस मीटर में 0.10 बनी। ठीक है, अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और निकाल लो। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के लिए भाई Q3 यहाँ पे है और ये Q1 है और ये आपका Q2 है। तो ये तो है 40 सेंटीमीटर की दूरी, ये है 30 सेंटीमीटर की, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो भाई ये तो डायगनली आप पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे तो ये 50 सेंटीमीटर आ जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से। तो Q1 Q2 का प्रोडक्ट, उनके बीच की दूरी 0.30, फिर Q1 Q3 का प्रोडक्ट, इनके बीच की दूरी 0.40, फिर Q2 और Q3, ये Q2 है बेटा, Q2 और Q3 इनके बीच की दूरी कितनी है, 0.50 है। तो आपको तो डिफरेंस निकालना है इसमें, क्योंकि वर्क डन होगा पोटेंशियल एनर्जी गुना में जिस चार्ज को मूव करा रहे हो वो। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो ऐसे है, ऐसे दिखाऊं कैलकुलेट करने से पहले, इसमें से आप ये वैल्यू घटाओगे भाई, तो Q1 Q2 0.30 ये तो कैंसिल हो गई घटाने पर, Q1 Q3 ये कैंसिल हो गई आपकी। ठीक है, तो क्या बची 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, Q2 Q3 बाहर ले लिया हमने, Q2 Q3 बाहर ले लिया, तो 0.10 का 100/10 बन गया और ये 100/50 बन गया भाई। ठीक है, ये काटा 10 पे, ये काटा 2 पे, तो ये बचा 8, तो Q2 Q3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 8। ठीक है, और जिस चार्ज को मूव करा रहे हो वो साथ में, तो ये वर्क डन आ जाएगा आपका। तो ऐसा कुछ है क्या, देखो Q2 Q3, हाँ K के साथ बात चल रही थी, तो ये 8 गुना में Q2 को मूव करा रहे थे हम, है ना। तो Q2 को मूव कराया तो आपका 8 Q2 ऑप्शन में है क्या, हाँ है ना, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी से जाओगे इसमें आप। ठीक है, क्योंकि आपको K की वैल्यू बतानी थी। हो गया, तो इसको ये Q को हटा देना यहाँ पे, क्योंकि Q2 को मूव करा रहे थे हम, Q2 के हिसाब से मोशन में चल रहे थे हम। तो अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसमें क्या है, इन हॉलो स्फेरिकल सेल पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज। हॉलो सेल ये है, तो पोटेंशियल इनसाइड क्या था, हमने बताया था कांस्टेंट होगा, और सरफेस पे जो वैल्यू है वही वैल्यू रहेगी यहाँ पे। तो पोटेंशियल कांस्टेंट इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें भी है, लेकिन ये धीरे धीरे डिक्रीज होता है, शार्पली डिक्रीज नहीं होता, इसलिए आप ऑप्शन बी से जाओगे इसमें। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि पोटेंशियल धीरे धीरे घटेगा, शार्पली नहीं घटेगा। तो इस तरह की क्लासेज आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, तो चैनल को जितना हो सके उतना दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। बाकी के टॉपिक नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है।